नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्री एचयू में। तो दोस्तों वीएलडी 2026 वाले बच्चों का बहुत ज़्यादा मेरे को जो है मैसेज आया बच्चों का। तो मैंने जैसे आपसे वादा किया था एक सीरीज़ के बारे में कि चैप्टर वाइज़ हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है? लेक्चर्स भी मैंने कुछ स्टार्टिंग में प्रोवाइड किए पर वो जो है उसका शेड्यूल मैं ढंग से नहीं बना पाया, ताकि मैं आपको अपलोड कर पाऊँ। और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि हमें सीधा क्वेश्चन ही चाहिए, लेक्चर्स की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेक्चर हमारे पास अवेलेबल है, हर एक सोर्स पे अवेलेबल है। आप इस तरह के क्वेश्चन करिए जो हमारे वीएलडीए में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और इस तरह के सवाल अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें जो एग्जाम में हेल्प रहेगी। तो मैं अब कोशिश करूंगा कि हर एक जो चैप्टर वाइज आपकी जो है सीरीज यहाँ पर प्रिपेयर कर पाऊँ, क्योंकि ऐसी सीरीज आपको कहीं और जो है चैनल पे अवेलेबल नहीं है। चैप्टर वाइज आपको जो है कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आपको अवेलेबल नहीं है, या तो आपको पेड मिलेंगे, ठीक है, वरना ऐसी सीरीज आपको नहीं मिलने वाली है। तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश बाय लैंग्वेज में मैं मतलब कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैंने जो सब्जेक्ट उठाया वो आपका साइंस है। साइंस में मैंने सबसे पहले बायोलॉजी की जो है आपका चैप्टर 6 जो आपका लाइफ प्रोसेस है उससे क्वेश्चन स्टार्ट कराने का प्लान किया। ठीक है, तो धीरे-धीरे मैं कोशिश करूँगा, जैसे-जैसे आपका टाइम आएगा नज़दीक, वैसे-वैसे धीरे-धीरे आपके जो है लेक्चर अपलोड होते जाएँगे। ठीक है, बस आपसे इतना निवेदन है कि आप जो है लेक्चर को देखेंगे तो प्लीज़ चैप्टर को हर एक पहले एक बार आप खुद से पढ़ें। उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चन हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, इनको लगाएँ। ठीक है, तो उसके बाद जो आपकी जो प्रैक्टिस लेवल होगा वो आपका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप वीएलडीए की या फिर कोई और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फार्मा से रिलेटेड, ठीक है, या फिर कोई और भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो है हमारी तरफ से हेल्प आपको हमेशा मिलती रहेगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी है फर्स्ट कसकटा वाला। तो कसकटा इज हमारा डैश एनिमल पैरासाइट, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक एनिमल या फिर टोटल स्टेम पैरासाइट। तो आपकी जो अमरबेल है वो क्या है आपकी, एक पशु परजीवी है, आपकी प्राणी संभोगी है आपका, ठीक है, मृतपोषी है या फिर आपका तना परजीवी है। तो इसका मतलब देखो आपका आंसर है इसका, ये आपका जो स्टार्टिंग में चैप्टर में आपको गिवन है, ये लाइन एनसीईआरटी की लाइन है, जो आपका वो है टोटल स्टेम पैरासाइट है। यानी आपका जो है आपका तना परजीवी है, मतलब आपके जो तन यानी कि आपका जो स्टाइट जो आपका नीचे जो है स्टेम है उसके अंदर एक टोटल स्टेम पैरासाइट का काम करता है कसकटा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में से क्या है, जो आपका प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है आपका, ठीक है, जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका जो है बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, उसका प्रोसेस आपका क्लोरोप्लास्ट यानी कि आपका जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, ये और कोई आपकी जो है पार्ट में नहीं होता है। ये बड़ा इजी क्वेश्चन आपका। इसके बाद आपका जो है अमीबा, जो आपका अमीबा एक जो है ऑर्गेनिज्म है वो क्या है आपका, ठीक है, मृतपोषी है आपका, प्रणाली संभोगी है आपका, स्वपोषी है या फिर शैवाल यानी कि आपका जो है एल्गी। ठीक है, तो अब आपको पता है सेप्रोफाइट, ऑटोट्रोफ, ठीक है, होलोजोइक एनिमल और एल्गी। तो आपका ये क्या है, एक होलोजोइक एनिमल है। ठीक है, होलोजोइक एनिमल से आप समझते हैं जो अपनी कोई भी पर्टिकुलर शेप जो है बना सकता है। ठीक है, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है। ठीक है, और वो जो आपका इंजेक्शन शो करता है। ठीक है, उसके बाद हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड। ठीक है, जो आपका पानी के जो अण है, जो सौर प्रकाश के जो है आपकी उपकरण बढ़ने के बाद जो उसकी उपस्थिति होती है तो उसके जो है टूटना शुरू हो जाता है, जो आपका पानी का जो अंकुर है वो अपना स्प्लिट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलिसिस। ठीक है, तो फोटोलिसिस उस प्रोसेस का नाम है। उसके बाद हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मोस्टली जो हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, जो आपके जो है ज्यादातर जीवाणु होते हैं वो आपके क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, आपका स्वपोषी होते हैं या मिश्रित आपके पोषी होते हैं। तो आपको सबको पता है हेटरोट्रोफ होते हैं आपके मोस्टली, जो आपके प्रपोषी होते हैं आपके बैक्टीरिया। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है इसमें। उसके बाद हमारा सिक्स क्वेश्चन हमारा कहता है विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है नो डाइजेशन। ठीक है, तो इसमें जो आपका आहार नल है, तो उसके जो इनमें से किस अंक में जो है पाचन उसकी नहीं होती है, इसमें जो आपकी डाइजेशन नहीं होती है। तो देखो माउथ में आपकी जो होती है उसमें आपकी जो है डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। आपके मुंह में जो है आपके जैसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, जैसे आपके चावल का एग्जांपल आप ले सकते हो, तो चावल आप खाते हो तो 80% जो आपका जो डाइजेशन आपके माउथ में ही हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर उसका तो होता ही है। स्टोमक में आपकी जो है डाइजेशन होती है। ठीक है, ओसोफेगस जो आपका है वो एक नली होती है जिसके थ्रू आपका जो है ग्रासिका जो होती है उसके अंदर आप जो फूड आपका पास होता है। तो इसका आपका उत्तर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओसोफेगस। उसके बाद हमारा सातवां प्रश्न हमें कहता है इन विच पार्ट ऑफ द विजिबल लाइट फोटोसिंथेसिस इज जीरो। तो किस में जो है आपका दृश्य प्रकाश के जो है भाग में जो आपका संश्लेषण प्रक्रिया है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है, शून्य मतलब आप जीरो हो जाती है। तो अब देखो जब आपका जो पार्ट है ना, अगर वो ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन लाइट होती है, तो ग्रीन लाइट में क्या होता है, जो आपकी हरी जो है जो हरी लाइट होगी तो वो उसमें आपका क्या होगा, सिंपली आपका जो है नॉर्मलाइज हो जाता है, आपका फोटोसिंथेसिस वहां पर काम करना बंद कर जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद 8वां प्रश्न की हम तरफ बढ़ते हैं। 8वां में कहता है एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल। तो देखो इनमें से कौन सा जो है तत्व आपका जो है क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल के बारे में हमने बात करी, जो आपका सिंपल सा एक जो है आपका, इसमें हम उसको मेनली फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है। तो उसके अंदर एक तत्व होता है जो कि हमारा मैग्नीशियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, आपका को फैक्टर का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। विच ऑफ दीज इज नॉट इन द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस आप इनमें से आपका जो है आपका जठरीय रस में नहीं पाया जाता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस आपका जो है इसमें से देखो पेप्सिन आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, पेप्सिन आपका होता है HCl भी आपको मिलता है एसिडिक फॉर्म में। और उसके बाद आपका जो अमाइलेज है वो आपका नहीं होता है, इसके अंदर आपका गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन, अमाइलेज करेक्ट है। उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है, आपका जो मनुष्य में पाचन जो आपका प्रक्रिया होती है वो कहाँ से शुरू होती है। तो आपको सिंपल सा उत्तर है इसको पता होगा, आपके मुंह से स्टार्ट होती है, यानी कि आपके माउथ से स्टार्ट होती है डाइजेशन आपकी। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 11वां प्रश्न आ जाता है, प्रोटीन का जो पाचन शुरू होता है। तो प्रोटीन मतलब आपका जो डाइजेशन ऑफ फूड, जब आपका प्रोटीन है वो मेनली आपका स्टमक यानी कि आपका जो अमाशय से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 12वां प्रश्न है, द एंजाइम पेप्सिन रिक्वायर अ मीडियम विच इज। देखो आप पेप्सिन जो हमारा है, एक जो है आपका पेप्सिन एंजाइम है वो कहाँ से आपका जो है आपकी जो है स्टोमक में काम करता है। ठीक है, तो अब इसको क्या एक एसिडिक कंडीशन चाहिए होती है, जिसकी वजह से देखो HCl हमारा जो है स्टमक में उसका जो है एक प्रोसीजर होता है कि वो आपको जो उसको चाहिए होता है HCl, क्योंकि एसिडिक हमारा एनवायरमेंट उसको पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका अम्लीय माध्यम में आपका जो है एसिडिक फॉर्म में। उसके बाद 13वां प्रश्न हमारा आ जाता है, जो आपका जो हाइपर सेक्शन ऑफ द HCl। तो देखो अब जैसे कि आपका जो HCl अगर वो ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो उससे हमारे को जो है क्या नुकसान है। देखो हमें अल्सर हो सकता है उसकी वजह से। क्या कई लोगों को हो जाता है स्टमक अल्सर, तो उसका कारण यही होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जो आहार नाल है आपका, उनमें से कौन सा अंग जो आपका यकृत के देखो उसके रस प्राप्त होता है। देखो प्रतिरस रस आपका जो है प्राप्त होता है, यानी कि देखो विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव द बाइल जूस फ्रॉम द लिवर। तो सिंपल सा इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी जो है छोटी आंत होती है, उसके अंदर से जो है आपको आपको ये बाइल जूस प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका आपका बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा 15 प्रश्न वो हमें कहता है शाकाहारी जीवों में जो लंबी होती है। देखो शाकाहारी में आपकी जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनके अंदर जो आइंस्टाइन होती है आपकी, स्मॉल आइंस्टाइन, वो आपकी लंबी होती है, क्योंकि उनको जो है सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है। तो उसके लिए जो उनकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, सेलुलर आप समझते होंगे, जैसे कि आपका जो घास है या कोई भी ऐसा खाने जो है जिनका क्लोरोफिल होता है, तो उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे अंदर भी जो है थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है और लंबी होती है। उसके बाद हमारा 16वां प्रश्न कहता है, विच एंजाइम स्टार्ट डाइजेशन ऑफ द स्टार्च इन आर डाइजेशन सिस्टम। तो भाई इसमें देखो कौन सा एंजाइम हमारे शरीर में जो है स्टार्च का पाचन शुरू करता है, तो हमारा इसका आंसर आएगा पेटेलिन। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द माउथ। तो जो आपके मुंह में अंदर जो होता है, ठीक है, लार ग्रंथि पाई जाती है, तो उसके अंदर टोटल मतलब स्लाइवरी ग्लैंड आपके माउथ के अंदर होता है, तो उसके अंदर कितने पेयर, कितने जोड़े होते हैं उसके, तो उसके टोटल 3 पेयर होते हैं। उसके बाद हमारा 18वां प्रश्न कहता है, हाउ मेनी मोलिक्यूल ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ द 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये आपकी एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है एग्जैक्ट। ठीक है, जो आपका आवाशय जो श्वसन होता है आपका, उसमें एक अणु जो ग्लूकोज होता है उसके कितने एटीपी अणु पैदा कर सकता है, तो उसके भाई उत्तर आएगा इसका 2। ठीक है, अनारोबिक में आपके 2 आते हैं और एरोबिक में आपके कितने आते हैं, 38 आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। हमारा कहता है अब आपका हवाई विया जो आपका जो है श्वसन में जो यानी कि आपकी जो अनएरोबिक डाइजेशन में हमारा क्या होता है, अनएरोबिक डाइजेशन में आपका जो होता है आपकी ऑक्सीजन होती है, ये यूटिलाइज की जाती है, आपकी ऑक्सीजन का प्रयोग कर लिया जाता है, तभी वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन रह जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा 20वां प्रश्न, वॉइस बॉक्स इज एन लार्ज पार्ट ऑफ। अब वॉइस बॉक्स जो है कि आपका जो है वो उसका जो एनलार्ज पार्ट किसका है, वो ट्रैकिया का आपका जो है इनलार्ज पार्ट बोला जाता है। ठीक है, स्वर आपका जो है गंट होता है आपका, उसका जो है बड़ा वो भाग हमका जो ट्रैकिया का पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगन फ्रॉम। जो आपका जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, आपका जो मानवीय श्वसन तंत्र होता है वो कहाँ से जो आपका स्टार्ट होता है, तो वही सेम प्रोसेस इसका आपका, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपका जो है नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, यानी कि आपका जो है नास द्वार से। ठीक है, 22वां प्रश्न हमारा है, द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द एनिमल लैंड एनिमल आर। लैंड एनिमल जो नहीं कि जैसे हम हैं वो हम लैंड पे रहते हैं, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फेफड़े। फेफड़े यानी कि आपके जो लंग्स लंग्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में आपका अपाचक का कार्य करता है, यानी कि आपका जो है रिड्यूसिंग एजेंट। अपाचक से मतलब आप समझते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है फोटोसिंथेसिस में। तो आपका इसका एग्जांपल जो आपको पता होगा, तो ये आपको रिएक्शन पड़ी होगी, तो NADP आपका जो होता है एक एनर्जी एंजाइम होता है, वो आपकी ATP की तरह ही होता है, तो वो आपका जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है।
उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। श्वसन एक प्रक्रिया डैश है, यानी कि आपका जो रेस्पिरेशन है वो क्या प्रोसेस है, तो वो आपका बायोकेमिकल यानी कि आपका बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें जैव रासायनिक आपका जो है प्रयोग होता है। ठीक है, सिंपली आपका सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा 25वां प्रश्न आ जाता है आपका प्लेनेरिया एंड द एमोबिया अमीबा रिस्पायर थ्रू विच। तो आपको पता होगा, अपने ये आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम भी बने हुए हैं। ठीक है, तो आपका फ्लेनेरिया और जो आपका अमीबा है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आपके जो है मेनली रिस्पायर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 26वां प्रश्न आता है पर्सन हु आर अनेबल टू ब्रीथ नॉर्मली मेक। ठीक है, जो एक आदमी है जो सामान्य रूप से सांस लेने में असमर्थ है, तो वो प्रयोग कर सकता है, क्या पर यूज कर सकता है, आपका वेंटिलेटर यानी कि आपका वायु जो है आपका प्रवाह का उसका इस्तेमाल करके सांस ले सकता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। वो हमें कहता है गैसियस एक्सचेंज इन द स्मोकर्स। तो स्मोक्स मतलब जो व्यक्ति जो आपका धूम्रपान करता है, ठीक है, उसमें जो है आपका व्यक्ति को जो है उसको जो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो सिंपल सी बात है, जो आपका स्मोकर्स होता है उसका गैसियस एक्सचेंज है रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 28वां प्रश्न है ब्रोंक्यूल टर्मिनेट इन अ सैक कोल्ड। तो आपकी जो सोनालियां हैं, ठीक है, उनके अंदर जैसे एक संरचना बदल जाती है, क्योंकि तो उस संरचना बदलने को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं, यानी कि आपका एल्वेलाई कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 प्रश्न हमें कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज आर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में हमारी जो है गैस कौन सी इन्वॉल्व होती है, तो सिंपल सी सवाल है, तो आपका O2 एंड CO2 यानी कि आपकी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम श्वास ले रहे होते हैं तो हमारी जो है ऑक्सीजन, और जब आप जो है रिलीज कर रहे होते हैं गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद 30वां प्रश्न हमें कहता है एंड प्रोडक्ट ऑफ एन एंड आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन आप सिंपल करते ही हैं, तो वो आपका सेम इसका आंसर O2 एंड आपका CO2 एंड H2 हो जाएगा। ठीक है, ए प्रश्न, ए ऑप्शन आज आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम 31st की तरफ बढ़ते हैं। रेट ऑफ द ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय। रेट ऑफ द ब्रीथिंग मतलब आपका जो है सांस लेने का जो आपका नियंत्रण है वो किस तरह से कंट्रोल करता है, वो आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ आपका जो ब्रेन है, वो जो आपका इनवॉलेंट्री एक्शन हम उसे बोलते हैं, कि अपने आप जो है वो जो हमारा ब्रेन है उसे कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, उसके बाद हम 32वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जीव जो सबसे ज्यादा श्वास दर होती है, मतलब कि जो है आपकी ब्रीथिंग रेट सबसे ज्यादा हाई किस में होती है, तो वो हमारी फिश के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा 33rd क्वेश्चन हमें कहता है ड्यूरिंग द मैराथन एन एथलीट समटाइम गेट पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ द लेग मसल ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग। तो ये मैं आपको बता दूं, ये PYQ आपका आ चुका है एक बार VLT में। तो इसमें हमारा जो है, जो कई बार क्या होता है, कोई एथलीट या कोई धावक आपका दौड़ रहा होता है, ठीक है, ये आपके साथ भी बनती होगी बात। तो अगर वो दौड़ रहा होता है तो कई बार ना एक अचानक से आपको जो है मसल में कोई पेन होने लग जाता है, तो क्या होता है उसमें ना आपकी जो है बॉडी अनरोबिक कंडीशन शो करने लग जाती है, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन शो करने लग जाती है। तो उससे हमारा जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है हमारे उस एरिया में। तो लैक्टिक एसिड जो है वहां पर आपको पेन की रूप में आपको जो है वहां पर कोज करता है, ठीक है, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, लैक्टिक एसिड। तो 34th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द यूनिसेलुलर फंगस। तो फंगस के अंदर जो आपका जो है कोशिकाएं का देखो, इसमें से सबसे जब आपका ये रिएक्शन होता है तो वहां पर आपका देखो उसमें सिंपली क्या प्रोड्यूस होता है, आपका C2H5OH आपका प्रोड्यूस होता है। ये भी रिएक्शन आपने देखी होगी करने की। उसके बाद हम 35वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। तो एनारोबिक ऑक्सीजन जो है मतलब आपका जो ऑक्सीजन के बिना जो रह सकता है, तो इसका आंसर होएगा आपका यीस्ट जो रह सकता है। यीस्ट जो आपका परफॉर्मेंस शो करता है आपकी विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद 36 क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये आसान सा क्वेश्चन है। कोशिका को आपका ऊर्जा मुद्रक आपको किसको कहते हैं, ATP को कहते हैं। ATP इज द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, उसके बाद हम 37th की तरफ बढ़ते हैं। द ब्रीथिंग एंड द रेस्पिरेशन इन द वुडी स्टेम ऑफ द प्लांट टेक प्लेस थ्रू। देखो आप, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखो आप, जब ना ब्रीथिंग ऑफ इन द वुडी स्टेम ऑफ द प्लांट टेक प्लेस थ्रू, जब एक स्टेम होती है, जब वो ना वुडी होती है, तो उसके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो लेंटी सेल्स के थ्रू होती है। ठीक है, लेंटी सेल्स का जो है यूज किया जाता है ताकि आपकी जो रेस्पिरेशन परफॉर्म हो सके। उसके बाद हमारा अगला है क्वेश्चन 38 क्वेश्चन, जो आपकी ग्रेसनी को डैश भी कहा जाता है, यानी कि आपके जो है लारेंक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि वहां से जो आपके वोकल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है 40th क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड फ्रॉम लीव टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जो आपका जो है पदार्थ है, उनका खाद्य पदार्थ का जब ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसका हम क्या बोलते हैं, उसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। जब फूड होता है तो आपका उसको ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। उसके बाद 41st क्वेश्चन आपका बोलता है हार्मोन आर ट्रांसपोर्टेड बाय। देखो आपके हार्मोन होते हैं वो हमारे कैसे किस प्रकार ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो हमारे फोइलम टिश्यू के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो है 42 क्वेश्चन हमें कहता है वेसल्स कैरिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द हार्ट। ठीक है, तो आपके जो वेसल यानी कि आपकी जो वाहिकाएं हैं जो हृदय के जो अनरक्षित आपके रुधिर को पहुंचाती है, मतलब यानी कि आपके डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड को पहुंचाती है वो होती है हमारी वेन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेन्स। ठीक है, उसके बाद 43rd क्वेश्चन हमारा कहता है वन ऑफ द
ब्लड वेसल कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो एक अपने जो है हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूसरे पार्ट तक लेके जाए, उसको हम बोलते हैं आयोटा। ठीक है? तो अगर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट पे लेके आ रही है तो वो वेन्स है, और अगर आपकी जो है हार्ट से अगले दूसरे पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है तो वो आपकी आयोटा है। ठीक है? तो होप आपको समझ आ गई होगी ये बात। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम 44th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज़ आल्सो कॉल्ड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब आपकी जो बॉडी में होती है, ठीक है? तो मतलब ये आपकी जो कोशिकाएँ बाहर जो तरल होता है उसको डैश भी कहा जाता है, तो हमारा ठीक है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा आपको देखो इसमें ना आपको कैसे याद रखना, देखो अगर आप ना जैसे कई बार हमारी बॉडी में ना बहुत सारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं, ठीक है? तो आपके पास उसके पास ना आप जब 11th-12th में पढ़ोगे ये चीज़ें, तो उसके अंदर आपके पास बहुत सारे टाइप आएँगे, ठीक है? लिम्फोसाइट आपके बहुत सारे टाइप के होते हैं उसके अंदर। तो इसका इस आपके लेवल पे आपको लिम्फ याद रखना है, ठीक है? जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है आपका बॉडी के अंदर, इस टाइम आपको लिम्फ याद रखना है। ठीक है? उसके बाद 45th क्वेश्चन हमारा कहता है फुल फॉर्म ऑफ द ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है? उसके बाद हम बढ़ते हैं लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, इसमें से कौन-सी है आपकी? जो महाधमनी यानी कि आपकी अयोटा, जो कि आपकी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ले जाती है हार्ट से। ठीक है? उसके बाद 47th क्वेश्चन हमें बोलता है ब्लड आपका जो लुक लाइक रेड बिकॉज़ जो आपका जो खून का जो रंग लाल होता है वो किस कारण से होता है? उसका आंसर है हीमोग्लोबिन। 48 क्वेश्चन हमें बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ द बॉडी, यानी कि बहुत जो हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज। तो आपका व्हाइट ब्लड सेल्स जो है आपका परफॉर्म करते हैं। उसके बाद लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी। ठीक है? तो लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी आपकी जी कितनी होती है? तो लाइफ स्पैन आपकी होती है 4 मंथ, यानी कि 120 दिन का होता है। तो 120 दिन को इन्होंने जो 4 महीने में पूछ लिया, मतलब कई बार आपको टेक्स्ट बुक में क्या मिलता है, 120 दिन मिलता है। तो 120 दिन आप बढ़ा के देखोगे तो 4 महीने बनते हैं। उसके बाद 50th हमारा क्वेश्चन है डेंगू फीवर विल कॉज द काउंट, सिलेक्ट द वन। तो मतलब जो आपका डेंगू बुखार कई बार आपको हो जाता है तो उसमें आपकी जो कहते हैं ना कि प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। ठीक है? हमारी जो प्लेटलेट है वो गिर गई है, तो इसलिए जो है उसमें हमारी प्लेटलेट्स पे इफेक्ट करता है डेंगू। ठीक है? तो उसके बाद हमारा 51st क्वेश्चन हमें बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज एसेंशियल इन द क्लोटिंग। देखो क्लोटिंग के अंदर मतलब कि आपका जो है रक्त का जो धक्का होता है उसको बढ़ाने में सहायता करने के लिए हमारा विटामिन के जो है बहुत हेल्पफुल करता है, मतलब हेल्प करता है हमारी। ठीक है? उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे 52nd क्वेश्चन पे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फैट इज़ डन बाय, जो हमारा फैट है, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन हमारी लिम्फ के थ्रू हो जाती है। ठीक है? आप उसके बाद हम बढ़ते हैं 53rd क्वेश्चन की तरफ। हू डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप? तो ब्लड ग्रुप हमारे जो है लैंस स्टेनर के द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि जो 54th क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर जो है आपका वो मेज़र किया जाता है। देखो ब्लड प्रेशर हमारा किसके द्वारा मेज़र किया जाता है? वो हमारा सफाई सफाई के मैनोमीटर के द्वारा आपके जो है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद 55th क्वेश्चन हमारा बोलता है जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज होती है किसी भी मैन या वुमन की, वो हमारी रहती है 120 से लेके 80 mmHg की, मतलब ठीक है? वो आपकी रहती है। उसके बाद 56th क्वेश्चन हमें कहता है पर्सन इज चेक बाय डॉक्टर, डॉक्टर कोल्ड दैट योर ब्लड प्रेशर इज वेरी हाई। तो उसका क्या कारण हो सकता है? अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है तो उसका कारण क्या होता है? हाइपरटेंशन आपका उसका कारण हो सकता है। ठीक है? उसके बाद हमारा 57th क्वेश्चन बोलता है मैच्योर आरबीसी जो आपकी है उसको हम देखो, मैच्योर आरबीसी हमारी जो है उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है? ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि देखो मैच्योर आरबीसी के अंदर कोई नॉन न्यूक्लियेटेड होती है हमारी आरबीसी मेनली। उसके बाद 58th क्वेश्चन हमें कहता है नॉर्मल हेल्दी पर्सन हैव द डैश क्वांटिटी ऑफ ब्लड। तो एक जो है स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो रक्त की उसकी मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर के अंदर आपकी वेरी करती है। उसके बाद 59th क्वेश्चन हमें बोलता है जब आपने रक्त की जांच करवाने जाएंगे तो उसकी रिपोर्ट में यह आता है कि आपको अनीमिया है। तो यानी कि अगर आपको अनीमिया है तो उसमें उसका मतलब आपको हो जाता है आपका लो आपका एचबी है। ठीक है? तो हीमोग्लोबिन की जो आपकी मात्रा होती है वो लो है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है? उसके बाद हम फिर 60th क्वेश्चन बोलते हैं टिश्यू विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द प्लांट। तो ऐसा कौन सा टिश्यू है जो आपका रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड इन प्लांट? तो वो आपका फ्लोएम है। ठीक है? फूड के लिए फ्लोएम है और वाटर बाकी चीजों के लिए हमारा जाइलम है। 61st क्वेश्चन हमें बोलता है फूड विच ग्रुप ब्लड ग्रुप डोनेट ऑल द ग्रुप्स। देखो अब मेन जो है डोनेशन के लिए जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है? ओ पॉजिटिव आपका जो है यूनिवर्सल डोनर है और ओ नेगेटिव आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो अब डोनेट कर लिए यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था पर इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो इसका नन ऑफ द अबव हम लगाएंगे डी ऑप्शन। 62nd क्वेश्चन हमारा ए एंड बी बोथ एंटीजन आर नॉट फाउंड इन द पर्सन विद ब्लड ग्रुप। तो ए और बी दोनों किसमें एंटीजन नहीं होते, वो ओ ब्लड वाले ग्रुप में नहीं होते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेमोग्लोबिन जो आपका है वो क्या है? एक प्रोटीन है।
ठीक है, आपका हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। उसके बाद 64th क्वेश्चन हमें कहता है पर्सन विद विच ब्लड ग्रुप इज नोन एन यूनिवर्सल डोनर। मैंने अभी बात की आपसे, यूनिवर्सल डोनर हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है। उसके बाद हमारा ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर इन द बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो के अंदर हमारी ब्लड सेल्स जो है मैन्युफैक्चर होती हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 67th क्वेश्चन, जो कि हमें कहता है एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज आर्टिफिशियली। तो अगर आर्टिफिशियली यानी कि अब देखो तकनीक की मदद से अगर आप जो है ब्लड को प्योरीफाई करने की मदद कोशिश करते हो, उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस कई लोगों को कराया जाता है जिसको भी किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो वो डायलिसिस कराते हैं लोग। 68th क्वेश्चन में कहता है नेचर ऑफ द ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन का नेचर क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है। ह्यूमन यूरिन एक्यूमुलेशन इन, तो हमारा एक्यूमुलेट कहाँ होता है यूरिन? वो होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, उसके बाद ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ द सीए ऑर्गन मोस्ट अफेक्टेड। तो आप अगर आपके बॉडी के अंदर सीए की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो आपका मोर ऑर्गन कौन सा? किडनी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है इससे। ईच किडनी कंटेन हाउ मेनी नेफ्रॉन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेफ्रॉन की जो संख्या होती है एक किडनी में, वो अराउंड अराउंड आपकी 10 लाख के आसपास है, मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो आपका जो है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका पार्ट कौन सा नहीं है? तो ये आपका जो इसका गोल ब्लैडर है, यानी कि आपका जो है गोल ब्लैडर है वो उसका पार्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, उसके बाद बाकी देखो इसके अंदर किडनी है, आपका यूरेटर है। ठीक है, बाकी सारे आपके जो है पार्ट हैं। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे 73rd क्वेश्चन की तरफ। विच एडेड इन द ब्लड टू प्रिवेंट क्लोटिंग। तो क्लोटिंग के लिए हमारा कौन है? Fe हमारा जो होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं 74th क्वेश्चन की तरफ। प्रोसेस दैट मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर एंड द प्रॉपर आयोनिक बैलेंस। ठीक है, तो जल और आवेशों की जो मात्रा का संतुलन बनाने के लिए हम उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है जल और अवशेषों की मात्रा जो है बराबर करनी हो तो उसको हम क्या करता है, हमारा ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस आपके अंदर बॉडी के अंदर परफॉर्म होता है। तो उसके बाद 75th क्वेश्चन हमें बोलता है इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर कॉल्ड। तो एक्वेटिक एनिमल आप समझते होंगे कि जलीय जीवों के अंदर क्या होता है, मेन जो है अमोनिया के थ्रू जो है वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आता है। ठीक है, उसके बाद हम 76 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द इंसेक्ट द चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। देखो इंसेक्ट के अंदर हमारा यूरिक एसिड, ठीक है, वो एसिडिक फॉर्म होता है। तो इसको अगर आपने याद रखना है तो ऐसी ट्रिक से याद रख सकते हो कि कई बार देखो आपको ना आपने लिजर्ड देखी हुई है, कोई और भी एनिमल, जैसे कहीं अगर आपकी एक्सक्रीट कर दे और वो आपके हाथ या कहीं पे गिर दे तो वो एरिया जो आपका जल जाता है। वो जल जाता है ना, क्यों जल जाता है? क्योंकि देखो उसके अंदर ना जो प्रोड्यूस करता है वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसलिए कोई कहते हैं कि जो है इंसेक्ट वगैरह कई बार जैसे आप आपस में कह देते हो कि भाई हाँ ये देखो वो लग गया वहां पे, क्योंकि देखो क्योंकि उसका कारण यही होता है कि जो एक्सक्रीट करते हैं वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अमीबा होता है आपका, जो वो क्या होता है आपका ऑस्मोरेगुलेशन होती है उसके अंदर। ठीक है, यानी कि आयंस बैलेंस बैलेंस होता है आपका, वो किसके थ्रू होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल आपका वैक्यूल के थ्रू होता है। और इनमें से कौन सा हार्मोन जल सक्शन में सहायता करता है, यानी कि आपका वाटर कंजर्व करने के लिए आपका एडीएच का जो है आपका हार्मोन है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। 79th क्वेश्चन में कहता है नेम द प्रोसीजर यूज्ड इन वर्किंग ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी के लिए आपका जो है डायलिसिस। डायलिसिस काफी आपने ऊपर पढ़ा है कि डायलिसिस जो है उसको हम आर्टिफिशियल किडनी का नाम दे सकते हैं। 80th क्वेश्चन हमें कहता है नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट इन द किडनी। किडनी के लिए हमारे अंदर जो है नेफ्रॉन हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेफ्रॉन आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गन है, आपका रोल प्ले करता है किडनी के अंदर। पासिंग आउट ऑफ द यूरिन। यूरिन आपका जो है जो आपका मूत्र शरीर से त्यागना, जो मतलब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेट्यूरेशन। तो ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद हम 82nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर विच ट्रीट द पेशेंट ऑफ द रेनल कैलकुली एंड द एक्सक्रीटरी रिलेटेड डिजीज इज कॉल्ड। देखो जो डॉक्टर होता है आपका रेनल कैलकुली या एक्सक्रीटरी, ठीक है, तो वो हमारा जो है उसको हम बोलते हैं यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं 83rd क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन थिंक वेरी लेस वाटर देन हिज रिक्वायरमेंट विच प्रॉब्लम कैन अराइज। देखो कोई बंदा पानी कम पी रहा है तो उसके अंदर क्या रेनल कैलकुली यानी कि आपकी वाटर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको जो है हो सकती है। उसके बाद 84th हमारा है विच हार्मोन डू नॉट प्ले द रोल इन एक्सक्रीटरी। आपका एडीएच एंड आपका रेनिन। पीएच ऑफ द ह्यूमन यूरिन आपका 4.5 से 8 यानी कि एसिडिक रेंज रहती है। ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज चेंज टू द पायरुविक एसिड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। तो जब आपका जो चेंज आता है एरोबिक रिएक्शन में ग्लूकोज से पायरुविक रिएक्शन में, तो उसको हम साइटोप्लाज्मिक के जो आपका साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ये सारा रिएक्शन आपका होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 87th क्वेश्चन है इन द ओवरऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर इज यूज्ड फाइनली टू मैन्युफैक्चरिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। देखो अब आपने रिएक्शन जब पढ़ा होगा तो उसमें ना 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2 यूटिलाइज करते हैं ताकि हम एक ग्लूकोज का जो है मॉलिक्यूल बना सके। ठीक है, तो ये जिस बच्चों को रिएक्शन याद रहेगी वो इसको आसानी से कर लेगा क्वेश्चन को।
तो उसके बाद 88th क्वेश्चन हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक प्लेस इन द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो हमारा थैलाकोइड जो होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारा लाइट रिएक्शन एक्योर होता है। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग कैन अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हर एक जो है CO2, Fe और टेम्परेचर हर एक आपका इसके बाद हमें 92nd क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव जूस हैव नो एंजाइम फॉर डाइजेशन। तो इनमें से कौन सा जो पाचन के लिए एंजाइम नहीं रखता है, तो वो हमारा बाइल है। बाकी सबके अंदर आपको जो है एंजाइम कोई ना कोई मिल जाएगा। कोगुलेशन ऑफ द मिल्क इज डन बाय हमारा रेनिन के द्वारा होती है कोगुलेशन आपकी, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा लीवर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद हमारा एंड प्रोडक्ट एट द एरोबिक आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एंड प्रोडक्ट कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड, एनर्जी एंड आपका इथेनॉल, ठीक है। इसके बाद 96 क्वेश्चन में कहता है इन द इंसेक्ट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस टेक प्लेस थ्रू। देखो अब जब इंसेक्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैस टेक प्लेस हमारा ट्रैकिया के थ्रू होता है मेनली। जो आपकी गैसेज जो होती है उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन आपका हमेशा ट्रैकिया के थ्रू होएगा। उसके बाद 97 क्वेश्चन में बोलता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेज एक्योर बिटवीन द फ्लड एंड एयर टेक प्लेस। वो मेनली ऑलवेलाई आपकी जो होती है उसके थ्रू आपका जो ब्लड और एयर है वो टेक प्लेस होगा, उसका एक्सचेंज होता है वहां पे। उसके बाद स्मोकर आर मेनली सफर फ्रॉम द डिसऑर्डर। देखो आप स्मोकर्स होते हैं आपके, तो उनको जो है ऑक्सीजन जो है आपको कम ही पहुंच पाती है, तो उसका जो है मेन जो है डिसऑर्डर होता है वो होता है आपका एम्फीसीमा। उसके बाद 99th क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। तो आपका जो क्लोट होता है ब्लड, उसमें आपके प्लेटलेट्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद 100th क्वेश्चन हमारा है विच कंडीशन इज द फेटल आपका फॉर द नेक्स्ट फीटल इफ द मदर हैंड। देखो अब फीटल अगर एक फीटल के अंदर देखो कोई मतलब एक मदर है, ठीक है, तो वो उनके जो है फिट में जो है फिटस के अंदर जो है बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि उनकी फिटस तक भी वो बीमारी पहुंच जाए, ठीक है। तो अगर मदर के पास देखो RH आपका नेगेटिव है और फोर्टिस के बाद आपका जो है RH पॉजिटिव है, तो यार जो मदर की बॉडी है वो अपने आप को जो है वो रेजिस्टेंस करने की कोशिश करेगी अगर कोई फॉरेन पार्टिकल दिखेगा। तो इसलिए कई बार क्या होता है मदर का जो ब्लड है वो fetus के जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो ये भी आपका बड़ी जो है गंभीर समस्या रहती है, ठीक है। तो इसका भी आपको एनसीईआरटी में गिवन है थोड़ा सा डाटा, तो वहां से आप एक बार देख देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमने ना पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए इस वीडियो में, ठीक है। होप अगर एक बार आपने चैप्टर रिवाइज किया होगा, मतलब आपने एक बार पढ़ा होगा कहीं से, उसके बाद ये क्वेश्चन लगाए होंगे, तो आपको ना बड़ी ज्यादा हेल्प मिलेगी, आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ आने वाली है।